हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। तो हम क्या पढ़ रहे थे, पादप कार्य की यानी प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, विसरण देख लिया था, प्राशन देख लिया था और जल का अवशोषण पादप कैसे करता है, वो एक मूल के अंदर मूल दाब कैसे लगता है वो हमने देख लिया था और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी हमने देख ली थी। ठीक है, एक छोटा सा उसके अंदर रहा था कि जल अवशोषण के साथ साथ जाइलम में हमने क्या देखा था कि जाइलम वाहिनिका तथा वाहिकाएं जो है वो जल के साथ साथ क्या है, खनिज आयनों का भी क्या करती हैं, अवशोषण करती है तथा परिवहन करवाती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो जाइलम वाहिनिका है, ये हम देखते हैं, हम कैसे देखा था कि ये क्या है, पादप है। इस पादप की ये क्या पाई जाती है, मूल पाई जाती है। और हमने देखा था कि मूल के जो परिपक्वन क्षेत्र है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। ठीक है, याद आ रहा है ना, पहले हमने ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। यानी कि एक पादप के मूल के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, परिपक्वन क्षेत्र के अंदर मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो आगे की तरफ वृद्धि कर क्या बनाती है, मूल रोम बनाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है, जल होता है और जल का परिवहन हमने देख लिया था। जल अवशोषण कैसे होता है कि ये मूल रोम की जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं, इनके अंदर क्या है, इन जल के अणुओं का क्या होता है, अंतः शोषण होता है। क्या होता है, अंतः शोषण होता है। ठीक है, अंतः शोषण के द्वारा जल क्या है, इस मूल के अंदर चला जाता है। किस विधि के द्वारा, निष्क्रिय विधि के द्वारा। याद रखना कौन सी विधि, आपकी निष्क्रिय विधि के द्वारा। अब देखो, अब क्या है, यहाँ इसमें क्या मिला हुआ है, खनिज पदार्थ भी मिले हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, खनिज आयंस, खनिज आयंस जो क्या है, जैसे लवण, लवण नहीं होता क्या, ये इस रूप में न होकर ये क्या होता है, ये इनके आयनों के रूप में पाया जाता है। जैसे सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन, ये क्या होते हैं, आयंस होते हैं। यानी कि ये मृदा के अंदर कैसे पाए जाते हैं, खनिज लवण। खनिज लवण यानी लवण जो है वो क्या है, उस अपने आयनों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसके रूप में पाए जाएंगे, आयनों के रूप में पाए जाएंगे। और एक बात याद रखना कि इस मूल के अंदर है आयनों की सांद्रता अधिक होती है तथा यहाँ जो जल है उसके अंदर सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो देखो इनकी सांद्रता यहाँ कम है इस मिट्टी के अंदर, तो ये जो परिवहन है, ये जो प्रासरण विसरण की प्रक्रिया है या परिवहन की प्रक्रिया है वो कहाँ होनी चाहिए, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होनी चाहिए। यानी कि मूल से सभी आयन निकल के कहाँ आ जाने चाहिए, जमीन के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि इस मूल को, इस पादप को खनिज आयनों की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा खनिज आयनों की जरूरत है। तो ये जाएंगे तो नहीं, लेकिन इसको धकेल के क्या है, ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको धकेल के ले जाना पड़ेगा, यानी जिसमें हम धक्का देंगे तो क्या लग रही है, सीधी सी बात है, ऊर्जा। यानी कि जो खनिज आयनों का जो परिवहन हो रहा है वो कौन सी विधि द्वारा हो रहा है, सक्रिय विधि द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये सक्रिय विधि द्वारा इस मूल रोम की कोशिकाएं, मूल रोम की जो कोशिकाएं हैं, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, मूल रोम कोशिका है, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, खनिज आ जाएंगे। कौन सी विधि के द्वारा, ये आपके सक्रिय विधि के द्वारा। और सक्रिय विधि में क्या होता है कि इसकी जो झिल्ली है वो, ये आपका पूरा जो कोशिका झिल्ली है, कोशिकांग है, ये आपका कोशिका वाला चैप्टर है, वहाँ आपके नोट्स में मिल जाएंगे, बाकी मैं आगे करवाऊंगी। ठीक है, क्या होता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जो पादप कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर क्या है, ये दो भागों से मिलकर बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वो किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन कहें तो लिपिड प्लस प्रोटीन की, लिपो से लिपिड और प्रोटीन से प्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। तो इस ये किस तरह से जमी होती है, ये इस तरह से दो लेयर, दो स्तरों में जमी होती है, एक शीर्ष भाग और एक ये पूंछ भाग। ये शीर्ष और पूंछ वाला भाग क्या है, कौन बना रहा है, आपका लिपिड बना रहा है। यानी लिपिड की दो स्तर पाई जाती हैं, लिपिड की क्या पाई जाती है, दो स्तर पाई जाती है कोशिका झिल्ली के अंदर। और इनके बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, इनके बीच बीच में प्रोटीन पाई जाती है। ये क्या है, लिपिड है। ये दोनों लेयर किसकी, लिपिड की हैं। और बीच बीच में, इसके बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन की दो तीन प्रकार की होती है कि एक तो अंदर
आंतरिक प्रोटीन हो गई, एक जो बाह्य वो बाहर की तरफ है बाह्य प्रोटीन हो गई, और एक जो ऊपर से लेकर मध्य से यानी कि जो ये अंदर दिख रही हैं, यानी इनका दोनों सिरा क्या है, एक तरफ तो एक साइड से और दूसरा दूसरे साइड से टच कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्रोटीन में क्या होती है, पंप प्रोटीन होती है। क्या पंप प्रोटीन होती है। ये क्या करती है, ये पंप प्रोटीन क्या करवाती है, सक्रिय परिवहन करवाती है। ऊर्जा खर्च करके ये क्या करवाती है, सक्रिय परिवहन करवाती है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये सक्रिय विधि कैसे हुई, यानी कि यहाँ यदि कम है, जैसे यहाँ यदि सांद्रता क्या है, कम है, जैसे जल तो बहुत सारा है लेकिन उसमें विलेय क्या है, कम घुला हुआ है, यानी सांद्रता क्या है, कम है। यहाँ क्या है, सांद्रता ज़्यादा है। तो सांद्रता क्या है, परिवहन तो कैसे होना चाहिए, विसरण तो कैसे होगा कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, लेकिन ये प्रोटीन क्या है, ऊर्जा खर्च करके निम्न सांद्रता से ही परिवहन कहाँ करा देते हैं, उच्च सांद्रता की ओर करवा देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पादप को खनिज अयनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये है आपका खनिज अयनों का अवशोषण किस विधि द्वारा, अंतर शोषण विधि द्वारा। फिर देखो, फिर आगे ये खनिज कहाँ जाएंगे, जैसे हमने जाइलम के अंदर देखा था ना, क्या है कि ये आपके मूल रोम की कोशिका है, ये क्या है, मूल रोम, और ये मूल रोम की कोशिकाएं, जैसे बाह्य त्वचीय कोशिका हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी बाह्य त्वचीय कोशिका। इसके बाद इस तरह से ये दूसरी कोशिकाएं बलकुट की, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इस तरह से अन्य कोशिकाएं, और इसके पास में यहाँ ये क्या है, जाइलम वाहिका। ये क्या है, जाइलम वाहिका। जैसे हमने क्या पढ़ा था, जल का परिवहन में क्या था, एक एपोप्लास्ट पथ था और एक क्या था, सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट यानी निष्क्रिय विधि से जा रहा था और सिम्प्लास्ट यानी सक्रिय विधि से जल के अणु क्या है, आगे गमन कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से देखा था कि इनके बीच में सक्रिय परिवहन कैसा था, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी ये क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा की क्रिया विधि के द्वारा क्या करते हैं, जल का परिवहन करवाते हैं। ये तो हमने जल का परिवहन देखा था। अब क्या है, यहाँ से माना ये आगे खनिज लवण, ये क्या आगे खनिज लवण, ये खनिज लवण क्या है, इस कोशिका के अंदर जाएंगे। ठीक है, इस कोशिका से यहाँ से होते हुए आपका कहाँ पहुँच जाएंगे, जाइलम वाहिका के अंदर। और जो खनिज यहाँ निष्क्रिय विधि से जाएंगे या बाहर कोशिकीय अवकाश से जाएंगे, वो क्या है, बलकुट की जो आंतरिक त्वचा, जिसको एंडोडर्मिस कहते हैं, अंतस्थ त्वचा कहते हैं, वहाँ जाकर रुक जाएंगे। क्यों, वहाँ जाकर फिर वापस कहाँ मिल जाएंगे, सक्रिय परिवहन में मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि अंतस्थ त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उसके बीच में जो अंतरा कोशिकीय अवकाश पाया जाता है, उसमें क्या भर जाता है, सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, केसपेरी की पट्टिकाएं बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसमें बनती है, बलकुट की अंतस्थ त्वचा में। ठीक है, और किसके जमाव के कारण, तो आपके सुबेरिन के जमाव के कारण। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इस तरह से जल गया और इसी तरह से क्या गया, खनिज। अब जो खनिज तथा, जैसे ये खनिज लवण हो गया और इसके साथ में यहाँ क्या आ गया, जल आ गया। अब हमने क्या देखा था कि जल क्या ऊपर कैसे जाता है, या जल का ऊपर की तरफ परिवहन कैसे होता है, कि जो कम लंबाई वाले पादप है, थोड़ी लंबाई वाले पादप है, वहाँ जल कैसे जाएगा, आपके मूल दाब के थ्रू, यानी मूल दाब लगेगा। मूल यहाँ क्या है, ये मूल जो है, यानी कि यहाँ पानी बढ़ गया, यहाँ क्या थी, पानी की मात्रा ज़्यादा थी, यहाँ मूल में कम थी, तो पानी का बहाव कैसा हो गया, विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यहाँ बढ़ता गया, ये मूल की कोशिकाएं फूलती गई, फूलने के बाद एक मूल के अंदर क्या उत्पन्न हो गया, मूल दाब, और कैसा था, धनात्मक दाब, पॉजिटिव दाब था। वो क्या लगाएगा, वो दाब लगाएगा जिससे जल क्या है, ऊपर जाएगा। लेकिन ये आपके कम ऊंचाई वाले पादपों के अंदर ही होगा। तो फिर अधिक ऊंचाई वाले पादपों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मैंने बताया था उनके लिए कौन सा ऐसा बल लगेगा जिससे क्या है, आपका जल ऊपर की तरफ जाए। मैंने क्या कहा था, एक ऋणात्मक बल, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के थ्रू, यानी कि वाष्पोत्सर्जन से जब जल निकलेगा तो वहाँ क्या आ जाएगी, एक नेगेटिविटी, यानी एक नकारात्मक बल पैदा हो जाएगा, और वो बल क्या करेगा, नीचे से खिंचाव पैदा करेगा, तनाव उत्पन्न करेगा। उस तनाव के द्वारा जल क्या जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये तो था जल का भाव। अब ये जो खनिज है ये क्या करेंगे, ये कैसे जाएंगे, ये आपके इसी जो जल के अणु हैं, इन्हीं जल के अणुओं के साथ साथ चले जाएंगे।
ठीक है। ये क्या है, इन्हीं जल के अणुओं के साथ साथ चले जाएंगे। कैसे? कम ऊंचाई वाले पादपों के साथ तो कैसे जाएंगे, मूलदाब के द्वारा, और जो अधिक ऊंचाई वाले हैं वहां कैसे, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के थ्रू, जो नेगेटिव जो बल पैदा हुआ, नेगेटिव जो तनाव पैदा हुआ, उसके थ्रू क्या है, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। अब हम थोड़ा सा इनको यहाँ लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं कि खनिज आयनों का उद्ग्रहण यानी ये जल, ये मूल जो है ये किस तरह से इसको ग्रहण करती है, कि ये क्या है, आयंस, ये आयंस के रूप में पाया जाता है। जैसे मैंने क्या कहा, ये खनिज लवण जो है वो आयंस के रूप में पाया जाता है सोडियम और क्लोराइड में। ये आयंस क्या है, सक्रिय या निष्क्रिय विधि हो सकती है, कि मूल के अंदर अंतः शोषण करने में ये या तो सक्रिय हो सकता है या निष्क्रिय। ज्यादातर क्या होंगे, सक्रिय होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आयनों के रूप में पाए जाते हैं, जिससे आयन क्या है, आयन सीधे प्रवाहित नहीं हो सकते, मूल रोम की कोशिकाएं सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या है, आपका सक्रिय परिवहन होगा। ठीक है, और एक दूसरी बात इसमें क्या है कि मैंने क्या कहा कि मूल के अंदर क्या है, सांद्रता अधिक होती है, और यहाँ जो मिट्टी है वहाँ सांद्रता क्या होती है, आयनों की कम सांद्रता पाई जाती है। तो होना तो कैसे चाहिए, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की होगी, लेकिन हमको क्या है, इस मूल के अंदर प्रवेश करवाना है। तो निम्न सांद्रता से जब क्या है, उच्च सांद्रता की तरफ परिवहन होता है, तो वो परिवहन कैसा होता है, सक्रिय परिवहन होता है। ये हमने पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए फिर देखो, ये कुंड वर्ती क्षेत्रों पे, कुंड का क्या अर्थ होता है, कुंड का अर्थ होता है उद्गम, यानी कि उद्गम का बात करें तो ये कहाँ से खनिज लवण जा रहे हैं, इस भूमि से। इस भूमि के पास में ये मूलरोम है, मूलरोम इसका क्या हो गया, कुंड हो गया, और कुंड और फिर कहाँ जाएगा, ये स्त्रोत हो गए वर्ती क्षेत्र। ये तो है, इसका स्त्रोत तो हो गया, क्या हो गया, ये मूलरोम क्या हो गया, स्त्रोत, यानी कि यहाँ से उत्पन्न हुआ। स्त्रोत किसे कहते हैं, उद्गम स्थान को। ठीक है, किसको कहते हैं, उद्गम स्थान को। कुंड कहते हैं जहाँ जिसकी आवश्यकता है, यानी इन तत्वों की आवश्यकता कहाँ है एक पादप के अंदर, उनके तनों के अंदर है, उनकी पत्तियों के अंदर है, जो नवजात है अभी अभी आगे क्या है, वृद्धि कर रहे हैं, तो वहाँ इनकी आवश्यकता है। तो इनको कहाँ जाना है, उन वर्ती क्षेत्रों पे जाना है, यानी इनका जो कुंड जो है वो क्या होता है, वर्ती क्षेत्रों तक। कुंड और स्त्रोत में आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, जिससे आप कंफ्यूज मत हो कि कुंड तथा स्त्रोत क्या है। कि कुंड तथा स्त्रोत यानी कि जहाँ से उद्गम हुआ, ठीक है, जहाँ से बना, और आवश्यकता होती है जिसको हम देते हैं। अब देखो, एक घर में क्या होता है, एक घर में माता क्या बनाती है, भोजन बनाती है। अब जो माता भोजन बनाती है, क्या माता जी को ही भूख लगेगी या फिर बाकी परिवार के सदस्यों को भी लगेगी? ये सीधी सी बात है, भूख तो सबको लगेगी, सभी कार्य करें तो सभी को भूख लगेगी। ठीक है, अब जहाँ से उद्गम यानी कि जो माता जी बना रही है, उद्गम कहाँ से हो रहा है, किचन से हो रहा है, और बाकी सभी लोगों को जिसको आवश्यकता है उनके पास क्या जा रहा है, भोजन जा रहा है। ठीक है, तो जिनको आवश्यकता है उनके पास भोजन जा रहा है, वो स्थान क्या है, वो स्थान कुंड है। ठीक है, बस इसका कंफ्यूजन नहीं होना, स्त्रोत और कुंड क्या है। तो वैसे ही जैसे हमारे घर के अंदर क्या है, भोजन बनता है और माता जी बनाती है और बाकी सभी को क्या करती है, परोसती है, वैसे ही एक पादप के अंदर क्या होता है कि एक जो पर्ण जो है, पर्ण क्या करती है, पर्ण आपकी भोजन बनाती है और बाकी सभी भागों के पास क्या करती है, पहुंचाती है। तो सभी भाग तो सभी कार्य करते हैं ना, अपना अपना कार्य निश्चित है, जो अलग अलग करते हैं। वैसे ही घर में क्या है, पापा का कार्य अलग होता है, भाई बहनों का कार्य अलग होता है, माता का कार्य अलग होता है, लेकिन भूख सबको लगती है, तो भोजन तो सभी करते हैं। वैसे ही एक पादप के अंदर भी यही कंडीशन है। ठीक है, अब देखो, अब आता है इस खनिज आयनों के अंदर भी क्या है, एक पुनः संकृत होता है और एक संकृत नहीं होता है, पुनः संकृत नहीं होता है। तो इनका पहले, सबसे पहले तो आप समझो कि पुनः संकृत क्या होता है। पुनः संकृत का अर्थ क्या है कि ये एक क्या है, ये क्या है, पादप है। इस पादप के अंदर ये क्या है, पर्ण है, और ये एक क्या है, दूसरी पर्ण है। ठीक है, इस पर्ण के अंदर क्या पाए जाते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना, और आपके सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, इस प्रकार के ये तत्व पाए जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस पादप के अंदर, इस पत्ती के अंदर क्या हो गई, सोडियम की, इसकी नाइट्रोजन की क्या है, अधिकता है, नाइट्रोजन की अधिकता है। और यहाँ जो यहाँ इस पादप की जो पत्ती है, इसके अंदर क्या है, सोडियम की, नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की कमी यानी कि ये नवजात है, अभी बन रहा है, इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है।
तो देखो एक के पास अधिकता है और एक के पास कम है। वही बात है कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने इकट्ठी एक साथ 7-8 रोटी लिए, ठीक है, और पास में जैसे मेरे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, वो बच्चे एक रोटी ले, उन्होंने खा ली, ठीक है, उन्होंने खा ली, तो अब उसको और चाहिए, ठीक है, और किचन मेरी दूर पड़ती है थोड़ी, तो वो क्या कहेगी कि मम्मी आपके पास ज़्यादा रोटी है तो आप मेरे को दे दीजिए, ठीक है, मेरे पास भी ज़्यादा है, अब आवश्यकता से मेरे पास अधिक है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी बच्ची को दे दूँगी, ठीक है, यानी उनको वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा, किचन तक। वही यही पुण्य संगठित का अर्थ है, क्या कि इस परण के अंदर क्या है, तत्वों की अधिकता है, ठीक है। अब इनके पास अधिकता है और इस पत्ती के अंदर क्या है, इसकी जरूरत है, तो क्या होगा, ये तत्व यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, इस पत्ती के अंदर चले जाए, ठीक है। आई बात समझ में, यानी ये जो तत्व है ये क्या हो गए, पुनः संगठित हो गए, यहाँ से यहाँ क्या हो गए, पुनः संगठित हो गए। लेकिन जो पुनः संगठित नहीं होते, जिसका उदाहरण क्या है, कैल्शियम, इसको संरचनात्मक तत्व भी बोला जाता है। कैल्शियम को क्या कहते हैं, संरचनात्मक तत्व, ठीक है, यानी कि ये पादप की संरचना बनाने में सहायता करते हैं, तो संरचनात्मक तत्व कहते हैं। कैल्शियम याद रखना क्या है, पुनः संगठित नहीं है, यानी कि ये कैल्शियम को यहाँ से यहाँ नहीं ले जा सकते। यदि इसके अंदर कैल्शियम की कमी है तो फिर कैल्शियम या तो फिर ये जड़ों से पहुँच जाएगा या फिर जो पत्ती भोजन बना रही है वहीं से लाओ। ये इस पत्ती के अंदर यदि ज़्यादा कैल्शियम है तो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि ये पुनः संगठित तत्व नहीं है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब आता है हमारा फ्लोएम परिवहन, यानी कि हमने क्या देखा, एक पादप के अंदर यहाँ इसके अंदर क्या है, जैसे ये मूल है, ये मैं बड़ी सी मूल करके बता देती हूँ। इसके अंदर क्या है, आपकी जाइलम वाहिनी पाई जाती है, वाहिनी तथा वाहिकाएं। जाइलम के भी 4 प्रकार है, वाहिनिका, वाहिनिकाएं और आपके मृदुतक, जाइलम मृदुतक, जाइलम दरिद्रोतक, ठीक है। वैसे ही इनके पास में क्या पाई जाती हैं, फ्लोएम भी पाया जाता है। फ्लोएम के भी 4 तत्व, चालनी नलिका और आपकी सहायक कोशिका या सखी कोशिका, फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम दरिद्रोतक, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं, नहीं याद आ रहा है तो पहले आप वहाँ जाकर याद करो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या था, जाइलम था और जाइलम के अंदर क्या जा रहा था, आपका जल जा रहा था। जाइलम के अंदर क्या, जल, इस जल का हमने पूरा परिवहन देख लिया, ठीक है, किस तरह से ये मूल से जाती है, मूल से जाती हुई आगे पादप के सभी भागों तक जाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फ्लोएम जो है, जैसे यहाँ पत्ती है, यहाँ क्या है, ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर क्या बना, भोजन बना, तो ये भोजन बाकी सभी भागों तक पहुँचाना है। भोजन की यदि बात करें तो भोजन क्या कहलाता है, पोषक पदार्थ, क्या कहलाता है, पोषक पदार्थ। अब ये पोषक पदार्थ का परिवहन कहाँ होता है, फ्लोएम के अंदर। कहाँ होता है, फ्लोएम के अंदर। तभी तो फ्लोएम को क्या कहा जाता है, पोषवाहय, क्या कहते हैं, पोषवाहय। जाइलम को क्या कहते हैं, दारू, ठीक है। ये नहीं कि जो जाइलम को दारू कहते हैं तो इसके अंदर दारू का परिवहन होगा, नहीं, उसको दारू बोला जाता है। फ्लोएम को पोषवाहय कहा जाता है। फ्लोएम को पोषवाहय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पोषक पदार्थों का क्या करवाता है, परिवहन करवाता है, ठीक है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ जो हमने देखा कि ये जो यहाँ आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, भोजन बनता है। भोजन यानी पोषक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण की वो हम आगे पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, भोजन बनता है। ये भोजन क्या है, ये भोजन आपका जाइलम की चालनी नलिका से होता हुआ पादप के सभी भागों तक पहुंचेगा। अब हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये परिवहन कैसे होता है। तो चलिए हम देखते हैं फ्लोएम परिवहन कैसे होता है। जैसे ये देखो, ये आपकी क्या है, ये है आपका जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिनिका। थोड़ा सा मुश्किल है ये चैप्टर, लेकिन यदि आप समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी जाइलम वाहिनिका और इसके पास में ये क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम की चालनी नलिका, सखी कोशिका और
मृदुतक और आपका दरिद्रतक। अब देखो ये इस तरह से पत्ती है, जैसे ये इस तरह से पत्ती की जो मध्य सिरा है उसका काट लिया है मैंने। क्या यहाँ बता देती हूँ आपको, ये एक पत्ती है, इस पत्ती के अंदर क्या है, ये मध्य सिरा है, ठीक है। ये मध्य सिरा, उससे सिरिकाएं निकली है। मैंने क्या किया, इस मध्य सिरा की ये काट उठाकर यहाँ ली है। इस मध्य सिरा के अंदर क्या पाई जाती हैं, जाइलम भी पाया जाता है और फ्लोएम भी पाया जाता है। तो ये मैंने जाइलम, ये जाइलम की संरचना है और ये आपके फ्लोएम की संरचना है। ये क्या है, फ्लोएम की संरचना है। तो देखो यहाँ इस पत्ती के अंदर क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती है, परम मध्युतक की कोशिकाएं। जैसे ये मैंने एक ही दिखाई है, बाकी बड़ी होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी इसको बिल्कुल देख नहीं सकते, फिर भी अपन क्या है, इसको बड़ा करके दिखाया है। तो ये क्या है, बड़ी बड़ी कोशिकाएं भी यहाँ होती हैं। जैसे यहाँ इस कोशिका के अंदर क्या बन गया, इस कोशिका के अंदर भोजन बन गया। हमको पता है कि परम मध्युतक की कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और उस हरित लवक के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या बनता है, भोजन बनता है। भोजन यानी कि क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। अब देखो ये जो ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज क्या है, हल्का है। हल्का क्यों, क्योंकि ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड है यानी सेकेराइड का एक अणु है, इसलिए ये हल्का है। तो ये सीधा यहाँ परिवहन नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ परिवहन क्यों कराना है, क्योंकि पत्ती के अंदर जो भोजन बना वो बाकी सभी भागों के अंदर भी तो पहुंचाना है ना। और ये कौन पहुंचाने का कार्य कर रहा है, आपका जाइलम, ठीक है। तो ये जो भोजन बना, ये ग्लूकोज का बना, ग्लूकोज का अणु, वो हम पढ़ेंगे आगे। जो प्रकाश संश्लेषण का अभी टॉपिक आएगा उसके अंदर अभी पढ़ेंगे कि कौन बनता है, ग्लूकोज बनता है जो कार्बनिक पदार्थ है, और किस क्रिया के द्वारा बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनता है। लेकिन ये क्या है, हल्का होता है, जिसके कारण ये क्या है, आगे परिवहन नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, ये ग्लूकोज का अणु है। अब देखो एक ये ग्लूकोज का हो गया और एक ये क्या है, फ्रैक्टोज का। क्या है, फ्रैक्टोज का। ये दोनों ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज का अणु मिलकर क्या बना लेंगे, डाइसेकेराइड। डाई यानी मोनो एक और दो अणु आ गए इसके अंदर, तो क्या हो गए, डाइसेकेराइड। क्या बना लेंगे, डाइसेकेराइड। इस डाइसेकेराइड को हम कहेंगे सुक्रोज। क्या कहेंगे, सुक्रोज। अब ये सुक्रोज क्या है, परिवहन करने योग्य होती है। यहाँ क्या बन गई, ये सुक्रोज बन गई। ये क्या बन गई, सुक्रोज। अस से डिनोट कर देंगे, क्या बन गई, सुक्रोज। अब ये सुक्रोज को कहाँ पहुंचाना है, ये माना ये आपका है चालनी नलिका, ठीक है। इसके पास ये क्या है, सहायक कोशिका। ये जाइलम मर्दूतक, फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम दरिद्रोतक, ठीक है। तो अपन को सीधी सी बात है कि चालनी नलिका के अंदर पहुंचाना है। माना ये ट्रक है, ये एक ट्रक है, इस ट्रक को यहाँ, जैसे ये एक शॉप है, इस या फैक्ट्री मान लो, ये आपकी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से इसको यहाँ लदना है, इसको, इस ट्रक को लोड करना है, ठीक है। तो एक तो आप याद रखो कि इस ट्रक को लोड करने के लिए क्या है, सबसे पहले ये यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, देखो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से, फैक्ट्री के अंदर ट्रक नहीं जा पाता है, तो हम उस फैक्ट्री से क्या है, बाहर की तरफ क्या रखते हैं, सामान को रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस ट्रक को भरते हैं, लोड करते हैं। वैसे ये क्या है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, सुक्रोज इस सहायक कोशिका के अंदर जाएगा। ये लो जी, यहाँ आपका आ गया सुक्रोज, कहाँ आ गया, सहायक कोशिका के अंदर। अब सहायक कोशिका से कहाँ आ जाएगा, चालनी नलिका के अंदर आ जाएगा। और ये किस विधि के द्वारा आएगा, तो सक्रिय विधि के द्वारा, सक्रिय परिवहन के द्वारा। याद रखना किस परिवहन के द्वारा, सक्रिय परिवहन के द्वारा चालनी नलिका के अंदर आएगा। याद रखना, पूछा जाता है कि ये जो ग्लूकोज का अणु या सुक्रोज या कार्बनिक पदार्थ जो है, पोषक पदार्थ जो है, वो चालनी नलिका में किस विधि के द्वारा प्रवेश करता है, सक्रिय परिवहन के द्वारा। निष्क्रिय परिवहन नहीं होता है, सक्रिय परिवहन होता है। अब देखो यहाँ अब क्या है, आते गए क्या आते गए, आपके ग्लूकोज के अणु, उसके सुक्रोज के अणु, ठीक है, इसके अणु जैसे जैसे सुक्रोज के अणु आते गए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ जो क्या है, जाइलम की वाहिनिका है, इस जाइलम की वाहिनिका में ये क्या पाया जा रहा है, जल पाया जा रहा है। यहाँ भी जल है, लेकिन यहाँ क्या है, जल कम मात्रा में है। इसके अंदर, इस फ्लोएम की चालनी नलिका के अंदर कम मात्रा में जल है, और यहाँ जल क्या है, ज्यादा मात्रा में है। और यहाँ आयंस भी पाए जाते हैं ना, हमने पढ़ा क्या, खनिज आयंस भी पाए जाते हैं।
तो यहाँ जो खनिज आयन है वो क्या है, कम है, यानी विलेय, इसको हम विलेय बोल सकते हैं। विलेय क्या है, यहाँ कम मात्रा में है। और यहाँ जो ये क्या है, देखो सुक्रोज ग्लूकोज जो है वो भी क्या है, सुक्रोज और ग्लूकोज क्या है, विलेय है, क्योंकि ये जल के अंदर घुला हुआ है। तो यहाँ भी क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है, और यहाँ भी क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है। अब दो विलयन क्या है, दोनों विलयन का क्या होगा, विसरण विधि से इसका क्या होगा, विसरण होगा। तो कहाँ से कहाँ होगा वो हम देखते हैं कि इसकी सांद्रता क्या है, जो जाइलम वाहिनिका है उसकी सांद्रता कम है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर विलेय कम घुला है। और यहाँ इनकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, इसकी इनकी आयनों की सांद्रता, ठीक है। लेकिन जल की मात्रा देखो, विसरण किसका होगा, जल का होगा। क्यों, क्योंकि जल का क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर क्या है, जल का क्या होता है, सिर्फ जल के अणुओं को ही जाने देता है, ठीक है। तो यहाँ जल क्या पाया जा रहा है, यहाँ आपका जल अधिक पाया जा रहा है, हमने देखा जल अधिक पाया जा रहा है। यहाँ जल क्या पाया जा रहा है, आपका कम पाया जा रहा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ जल की सांद्रता ज्यादा है और यहाँ क्या है, जल की सांद्रता कम है। यहाँ आयनों की सांद्रता सांद्रता ज्यादा है, किसकी, आयनों की, यानी ग्लूकोज और इनकी विलेय की सांद्रता ज्यादा है। लेकिन जल की सांद्रता क्या है, कम है। और यहाँ जल की सांद्रता ज्यादा है क्योंकि जाइलम में किसका परिवहन होता है, जल का होता है। तो यहाँ जल क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी जल की सांद्रता ज्यादा है। अब जल कहाँ से कहाँ गमन करेगा, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा, यानी कि जल क्या है, यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ जल आएगा और यहाँ इधर से सुक्रोज के अणु आ रहे हैं, तो यहाँ क्या है, अपनी इस भित्ति पे क्या डालेगा, दबाव डालेगा, ठीक है। तो यहाँ जो दाब है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। और नीचे जहाँ ये जाइलम नलिका, जैसे नीचे मानना ये इसका क्या है, कुंड है, यानी कि यहाँ आवश्यकता है। तो यहाँ यदि आवश्यकता है, आवश्यकता यानी जरूरत है, तो वहाँ उस तत्व की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ कमी है सुक्रोज की, तो यहाँ क्या होगा, दाब कम होगा, यानी यहाँ विलेय कम पाया जाता है। अब यहाँ दाब कम है तो देखो सीधी सी बात है कि किसी भी पदार्थ का विसरण कहाँ होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। यहाँ दाब ज्यादा है तो ये एक दबाव के साथ क्या है, नीचे आ जाएगा। ये जो पोषक पदार्थ है कहाँ आ जाएगा, जहाँ आवश्यकता है वहाँ आ जाएगा। इसी तरह से आगे आगे करके पहुँचता जाएगा, और जहाँ आवश्यकता है यानी जहाँ जिसका कुंड है वहाँ पहुँचता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो एक बार थोड़ा सा और दोहरान कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। कैसे कि मैंने क्या कहा, ये एक पर्ण है, इस पर्ण की ये फ्लोएम में ये जाइलम है। यहाँ ये क्या है, पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं। यहाँ क्या पाए जाते हैं, हरित लवक। यहाँ क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज हल्का होता है, वो आगे परिवहन नहीं कर सकता, तो क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो उनके दो अणु मिलकर क्या बना देंगे, डाइसेकेराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। अब ये सुक्रोज का अणु कहाँ जाएगा, आपकी सहायक कोशिका के अंदर, फिर सहायक कोशिका से कहाँ जाएगा, चालनी नलिका के अंदर जाएगा, ठीक है। तो किस क्रिया के द्वारा जाएगा, सक्रिय परिवहन के द्वारा जाएगा, ठीक है। इधर जो जल है, यहाँ पास में क्या है, जाइलम है, जाइलम वाहिका, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। यानी कि जाइलम वाहिका में क्या है, जल की मात्रा ज्यादा है, यहाँ चालनी नलिका में जल की मात्रा क्या है, कम है। तो जल कहाँ परिवाहित होगा, आपकी उच्च सांद्रता से, जल की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। कहने का अर्थ है कि जाइलम से चालनी नलिका में क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। और ये जल और ये ग्लूकोज दोनों क्या है, विलयन बनाएंगे, और ये विलयन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो यहाँ इनकी वृद्धि क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी, यानी फूल जाएगी, ठीक है। फूलेगी, यहाँ क्या कर देगी, दबाव डालेगी, तो यहाँ दाब ज़्यादा हो जाएगा, और जो कुंड है वहाँ दाब क्या होगा, कम होगा। इसलिए ये विलयन का प्रभाव कहाँ होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो यहाँ से यहाँ आपके आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पोषक पदार्थ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका फ्लोएम का परिवहन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम ये लिखा हुआ क्या है। देखो हमने देखा कि फ्लोएम क्या करता है, पोषक पदार्थों का क्या करवाता है, परिवहन करवाता है, ठीक है। और ये हार्मोन का भी परिवहन करवाता है, याद रखना, ये क्या करता है, हार्मोन का भी परिवहन करवाता है। अब देखो ये बहुदिशीय होता है, बहुदिशीय यानी कि ये पर्ण से, जैसे यहाँ समझो ये क्या है, एक पादप है, ये आपका क्या है, एक पादप है, इसके अंदर ये क्या लगी हुई है, पत्ती लगी हुई है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ पत्ती लगी हुई है, ठीक है। और ये क्या है, इसके नीचे मूल पाई जाती है, ठीक है।
अब देखो यहाँ से जो भोजन का पदार्थ बना वो यहाँ आ गया, और यहाँ से होता हुआ यहाँ मूल के अंदर आ गया, और यहाँ से होता ऊपर की तरफ भी चला गया और इधर भी चला गया। यानी कि इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, सभी दिशाओं में क्या करता है, गमन करता है, बहुदिशीय होता है। उद्गम इसका स्रोत, यानी उद्गम मैंने पहले भी बताया, स्रोत किसे कहते हैं, उद्गम वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो इनके स्रोत से ये पोषक पदार्थ कहाँ जाएंगे, स्रोत से कुंड की तरफ, जहाँ आवश्यकता वाले भाग है वहाँ जाएंगे। अब देखो यह मौसम व जरूरत के अनुसार परिवर्तित होते हैं, कि हमेशा ये नहीं होगा कि पत्ती से यहाँ मूल के अंदर ही आ रहे हैं। अब देखो सर्दियों में क्या है, कई बार क्या है, प्रकाश नहीं निकल पाता है, और जैसे मौसम क्या है, ठंडा होता है यानी बारिश होती है, तब क्या है, तब भी क्या है, यहाँ पत्तियों को प्रकाश नहीं मिल पाता है। प्रकाश नहीं मिलेगा तो इसके अंदर क्या है, भोजन नहीं बनेगा। ठीक है, अब भोजन नहीं बनेगा तो एक पादप को तो भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन नहीं बनेगा तो ये भोजन कहाँ से आएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे अपन क्या है, घर में आज भोजन नहीं बना पाए, कैसे भी करके कि आज घर में काम बहुत ज़्यादा था जिससे हम शाम के टाइम भोजन नहीं बना पाए, या फिर मम्मी की तबीयत खराब थी जिससे हम भोजन नहीं बना पाए, कुछ भी रीजन हो सकता है, कहने का मतलब भोजन नहीं बना पाए। ठीक है, तो फिर अपन को भूख तो लगेगी ना, भोजन तो खाएंगे। भोजन खाएंगे तो उसके लिए पापा क्या करेंगे, मतलब पास में जो आपका ढाबा होता है वहाँ से क्या ले आएंगे, भोजन ले आएंगे। ठीक है, होटल से क्या ले आएंगे, भोजन ले आएंगे। तो इसी तरह से क्या है कि एक पर्ण भोजन नहीं बना पा रही है। क्यों? क्योंकि इसको प्रकाश नहीं मिल पा रहा है। प्रकाश क्यों नहीं मिल पा रहा है, या तो सर्दी है या कुछ अन्य रीजन हो सकता है। तो क्या करेंगे कि ये पादप के अन्य भागों से क्या करेंगे, भोजन को लेंगे। पत्ती को भी तो आवश्यकता है ना भोजन की, तो इनको भी पोषक पदार्थों की आवश्यकता है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ भोजन आ गया, जैसे इस मूल के अंदर यहाँ भोजन पड़ा है, इन्होंने स्टोर करके रख रखा है, तो यहाँ से यहाँ ले आएंगे। ठीक है, हमने क्या देखा, जैसे ढाबे में क्या है या होटल में क्या है, भोजन बन रहा है, वहाँ स्टोर है, तो वहाँ से अपने पापा यहाँ ले आए। ठीक है, तो अब देखो कि अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि मौसम व जरूरत के अनुसार क्या है, उद्गम तथा कुंड यानी स्रोत का कुंड क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं। अब देखो पहले पर्ण क्या थी, पहले पर्ण क्या थी, स्रोत थी, और कुंड क्या था, जैसे मैंने कह दिया, तने के कोमल भाग या तने का शीर्ष भाग कह दो, कुछ भी कह दो, तने का शीर्ष भाग। ठीक है, तने का शीर्ष भाग क्या था, कुंड था, यानी यहाँ से यहाँ जा रही थी। ठीक है, तो देखो अब क्या है, या तने का नहीं कह के आप समझो मूल क्या था, कुंड था। ठीक है, अब देखो अब क्या है, मूल से आ रहा है और आवश्यकता कहाँ है, इस पत्ती को। तो अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, पर्ण क्या हो गई, कुंड हो गई, पर्ण क्या हो गई, कुंड हो गई, और मूल क्या हो गई, स्रोत हो गई। तो कहने का अर्थ है ये स्रोत और कुंड क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं मौसम तथा आवश्यकता के अनुसार। अब एक आता है दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना, कि ये जो मैंने पूरा का पूरा यहाँ समझाया था कि किस तरह से परिवहन होता है, ये सबसे पहले किन्होंने बताया था, किस वैज्ञानिक ने ये प्रक्रिया दी थी। तो ये आपका एक मुंच नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने एक सिद्धांत कह दो, एक परिकल्पना कह दो, वो दी, उसका नाम क्या है, दाब प्रवाह परिकल्पना या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना। दाब प्रवाह यानी दाब के अंतर के कारण क्या है, यहाँ उच्च दाब था या निम्न दाब था, जिसके कारण क्या है, पोषक पदार्थ परिवहन हो रहे थे। ठीक है, तो दाब प्रवाह का अर्थ समझ में आ गया। अब सामूहिक प्रवाह है, सामूहिक का अर्थ है कि जाइलम तथा फ्लोएम दोनों सामूहिक रूप से मिलकर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो सामूहिक प्रवाह परिकल्पना हो गई। ठीक है, तो ये तो था आपका मुंज का दाब था, सामूहिक प्रवाह परिकल्पना। जैसे मैंने यहाँ ये बताया कि इस पत्ती के अंदर ये भोजन बना, और ये भोजन यहाँ से जाइलम से होता हुआ, फ्लोएम से होता हुआ पोषक पदार्थ क्या है, पादप के अन्य भागों तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये है आपका फ्लोएम परिवहन तथा खनिज आयनों का उद्ग्रहण। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि एक जो पत्ती है, हमने क्या देखा, इन कोशिकाओं के अंदर क्या है, हरित लवक पाया जाता है, यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कि ये क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कि यदि हम बात करें तो क्या है कि पादप जो है, पादप जीवित प्राणी है। हम पादप को क्या कहते हैं, प्राणी नहीं, पादप है, जीवित जीव है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पादपों में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो
यदि प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो सभी के सभी पादप क्या है, जीव है। और जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं या फिर दूसरे से भोजन निर्भर करते हैं, ठीक है। लेकिन पादप क्या है, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, गति भी होती है। मतलब जो जीव के अंदर जो सजीवों के लक्षण होते हैं वो एक पादप के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, भोजन निर्माण करने की क्रिया विधि क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो पर्ण के अंदर होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पर्ण यानी एक पादप के पत्ती के अंदर होती है, ठीक है। पादप के पत्ती के अंदर हमको पता है कौन से जो हमने ऊपरी सतह जो देखी थी जिसके अंदर खंभ उत्तक पाया जाता था, उसके अंदर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाया जाता है। तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तथा जो निचली सतह होती है एक पर्ण की, जहाँ स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं, वहाँ कम संख्या में जो हरित लवक पाए जाते हैं, तो उनकी मात्रा कम होती है। तो ये हम पूरा इस तरह से पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। जैसे मैं बोलती हूँ कि पादपों का रसोई घर क्या है, पर्ण है, ठीक है। उस रसोई के अंदर जब हम भोजन बनाते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है। उसके बाद सब्जी बनाने के लिए सब्जी चाहिए कि लौकी, घिया, खीरा, ये सब, ठीक है। उसके बाद मसाला चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, ठीक है ना, नमक चाहिए, पानी चाहिए। ये सभी चीज़ें मिलकर ही क्या बनता है, भोजन बनता है। वैसे ही हम एक पादप के अंदर यदि देखें, पादप के अंदर बात करें तो पादप के अंदर क्या होता है, जल चाहिए होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ कौन कौन सी मतलब इस प्रक्रिया के अंदर चाहिए, यानी भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप का जो रसोई घर है वो मैंने बताया था कहाँ होता है, एक पादप की एक पत्ती के अंदर क्या होता है, पादप के अंदर जो भोजन बनता है वो पर्ण के अंदर बनता है, ठीक है। पर्ण की ऊपरी सतह, ये इसकी क्या है, मध्य शिरा है। पर्ण की ऊपरी सतह की यदि बात करें, ऊपरी सतह कौन सी होगी, ये ऊपर वाली, ऐसे नहीं कि ये निचली और ये ऊपर वाली, नहीं, क्या है, जैसे इस तरह से पत्ती लगी हुई तो इसकी ऊपरी सतह तथा नीचे वाली निचली सतह, ठीक है। तो ये ऊपरी सतह जो है इसके अंदर क्या है, क्या पाए जाते हैं, खंभ उत्तक पाए जाते हैं, पर्ण मध्योतक सबसे बाहरी कोशिकाओं के लिए क्या होती है, बाह्य त्वचीयोतक अंतर। उसके बाद जो भी जो भ्रूण उत्तक होता है वो कौन सा होता है, पर्ण मध्योतक उत्तक पाया जाता है, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये क्या पाया जाता है, हरित लवक, हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इस हरित लवक के अंदर क्या बनता है, इस हरित लवक के अंदर क्या बनता है, भोजन बनता है। जैसे एक घर के अंदर हम कहें कि भोजन बनता है, वैसे ही उस घर के अंदर कहाँ बनता है, रसोई के अंदर भी अपन देखें तो बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। क्या होती है, सिंक भी होता है बर्तन साफ करने के लिए, गैस चूल्हे भी होते हैं, ठीक है, और अलग हम जहाँ आटा रखते हैं वो भी होता है। तो वैसे ही इसके अंदर क्या व्यवस्था है वो हम देखते हैं। ये हरित लवक है, इस हरित लवक के अंदर क्या होता है, आपके जो इस प्रकाश संश्लेषण को कराने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो पाई जाती है। प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश इनके रंध्रों से होकर क्या आता है, प्रकाश इस कोशिकाओं के अंदर आता है, ठीक है। फिर हम यदि देखें तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ये भी कहाँ से आती है, रंध्रों से। मैंने बताया था रंध्रों के अंदर क्या बताया था कि रंध्र क्या कार्य करते हैं, कि आवश्यक अनावश्यक जो जल है उस जल की हानि करवाता है, उस जल को बाहर निकालता है, साथ साथ क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान भी करता है, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी थी। तो याद रखना, एक पत्ती की जो कोशिकाएं हैं उस कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वो भोजन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। उससे पहले थोड़ा सा ये उनके पॉइंट्स दे रखे हैं वो पढ़ लें, ठीक है, कि पादप भोजन का निर्माण इस क्रिया द्वारा करते हैं। ये मैंने बता दिया कि पादप भोजन का निर्माण किस क्रिया द्वारा करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है। और ये कैसी है, ये भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक कैसे हुई, भौतिक की यदि बात करें तो ये क्या है, प्रकाश फोटोन के रूप में आ रहा है, और ये फोटोन के रूप में
किसके अंदर, इस रंध्रों के द्वारा अंदर जा रहा है, यानी रंध्रों से कहाँ जा रहा है, अंदर पत्ती के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से ये जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उनके अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया या प्रकाश आने की प्रक्रिया है, वो क्या है, भौतिक प्रक्रिया कहलाती है। अपन देखो याद करो कि प्रकाश हम कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये जो प्रकाश है या जो आपका ये ध्वनि है, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये कैसी है, भौतिक, फिजिक्स यानी भौतिकी प्रक्रिया के द्वारा ये क्या है, अंदर प्रकाश आ गया, ठीक है। अब जब प्रकाश अंदर आ जाता है तो रिएक्शन होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे हम नहीं कहते कि गैस पे सब्जी रख दी, ठीक है, सब्जी रख दी तो उसके अंदर क्या है, अणुओं के अंदर परिवर्तन होगा, वो अंदर ही अंदर क्या करेंगे, रासायनिक क्रियाएं करेंगे, एक दूसरे के जल दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया करेगा, ठीक है ना। तो वो सब अंदर की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो भौतिक प्रक्रिया भी है और आपकी रासायनिक प्रक्रिया भी है। याद रखना, ऐसे ही पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया भी है और रासायनिक प्रक्रिया भी है, ठीक है। फिर देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इससे पहले मैं आपको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया समझाती हूँ, ठीक है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हम देखेंगे कि क्या इसमें क्या उपयोग में आता है। सबसे पहले ये देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से आई, एक पत्ती के अंदर। हम क्या देख रहे हैं, हरित लवक, इस हरित लवक आपको क्या करना है, सपोज करो आप एक पादप के अंदर चले जाओ, पादप के अंदर कहाँ जाओगे, तने से होते हुए चले जाओ अंदर, जैसे अपन झांक के देखो अंदर, ठीक है, तने के अंदर गए, तने से फिर पत्ती यानी पत्ती की कोशिकाओं के अंदर गए, कोशिकाओं के अंदर वाले भाग में आप कहाँ चले जाओ, हरित लवक के अंदर, ठीक है। जैसे हाँ, अब मैं कहाँ घुस गई, हरित लवक के अंदर, एक पत्ती के हरित लवक के अंदर घुस गई, ठीक है। अब उस पत्ती के अंदर घुस के मैं देखती हूँ क्या हो रहा है, उसके क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने देखा किस रास्ते से आई, रंध्रों से होके आ गई, ठीक है। अब देखो जल मैंने क्या कहा, यहाँ क्या है, जाइलम, इस जाइलम वाहिका से होता हुआ, मध्य सिरा से होता हुआ क्या आ गया, आपका जल, ठीक है। अब मैं यहाँ बैठी हूँ हरित लवक के अंदर, ठीक है, इधर से वायु आ गई, इधर से क्या आ गया, जल आ गया, मैं देख रही हूँ, निरीक्षण कर रही हूँ, ठीक है। फिर क्या आया, जो प्रकाश, क्या आ गया, प्रकाश आ गया, तो प्रकाश आया और फिर क्या बना, वहां क्या हो रही है, रासायनिक क्रियाएं हो रही है, ठीक है, रासायनिक क्रिया हो रही है, तो क्या बनी आपकी शर्करा, जैसे ये ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, तो ये बनी। इसके बाद देखो क्या निकला, प्लस में जल निकला, साथ में क्या निकली, ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब मैं प्रक्रिया देख रही हूँ, वहां बैठी हूँ, ठीक है। अब देखो, अब पूछा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है कि ये ऑक्सीजन जो है इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण किससे हुआ है। जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, ग्लूकोज से, किससे हुआ है इसका निर्माण, वो हम देखते हैं। इसके निर्माण की यदि बात करें तो ये जल जो है, यानी जो जाइलम वाहिकाओं से होता हुआ यहाँ जो जल आया ना, ये जल का अणु टूटा और क्या बनाया, आपकी ऑक्सीजन बनाई, क्या बनाई, ऑक्सीजन। चलो मैं बताती हूँ इसको यहाँ से, कि ये जो आपकी जल जो है क्या है, ये जो जल हमने 12 अणु जल के लिए, ये टूटा और टूटने के बाद क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया, यानी जल के 12 अणु टूटने पर क्या बना है, ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड टूटने पे ऑक्सीजन नहीं बनी है, याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है, नहीं, तो किससे हुआ है, आपका जो जल है उससे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। क्यों हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अणुओं में तोड़ें तो एक तो कार्बन का अणु मिल रहा है, एक इसके अंदर ऑक्सीजन का अणु मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जब यदि कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का अणु मिलता है, ठीक है। यदि हम जल के अणु को तोड़े तो इसमें हाइड्रोजन अणु भी मिलता है और साथ में क्या, ऑक्सीजन अणु भी मिलता है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन नहीं है, ये आपकी हाइड्रोजन का अणु टूटने पर क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है।
अब देखो ये प्रक्रिया जो है ये किसकी प्रेजेंसी में होगी, ये आपके प्रकाश की प्रेजेंसी में, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होगी। ठीक है, यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ क्योंकि फिर मैं पूरी दो इसमें क्या है, दो प्रक्रिया में होती है ये प्रक्रिया। ठीक है, ये किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो वर्णक है, हरित लवक जो वर्णक है, ये वर्णक भी कहाँ, इस प्रक्रिया में जल को तोड़ने में उपयोग में लिया जाता है। सीधी सी बात है कि जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश किसके उपयोग में लिया जा रहा है, ये आपके प्रकाश जल के अणु को तोड़ने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। और ये जल के अणु को तोड़कर क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। बस सीधी सी सिंपल सी बात याद रखनी। ठीक है, यानी कि प्रकाश जल के अणु को तोड़ने के लिए, न कि कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब देखो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोला जाता है प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन बना रही है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, प्रकाशिक अभिक्रिया दे दिया। ठीक है, इससे प्लस में क्या निकला, ऑक्सीजन निकली, और प्लस में इसके अंदर क्या निकला, एटीपी और NADPH2। ठीक है, एटीपी क्या देती हैं, हमें ऊर्जा देती हैं। अब आप कहोगे मैडम एटीपी तो जानते हैं लेकिन NADPH2 क्या है, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। एटीपी हम क्या कहते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा जो पादपों के अंदर है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ऊर्जा उत्पाद करता है। ठीक है, उत्पादन। तो ये जो एटीपी है, ये जो ऊर्जा मिलती है, ये भी ऊर्जा का स्रोत ही है। NADPH2 से भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो एक NADPH2, याद रखना कि एक NADPH2 जो है, एक NADPH2 जो है वो किसके बराबर है, 3 ATP के बराबर है। यानी एक NADPH2 से 3 अणु ATP के बनते हैं। ठीक है, यानी 3 अणु ATP के बनते हैं, जो किसके बराबर है, एक NADPH2। ठीक है, तो ये क्या निकली, ऊर्जा। ठीक है, ये क्या निकली, ऊर्जा। यानी कि जल, सीधी सी बात याद रखो कि जल को तोड़कर प्रकाश किसने तोड़ा, प्रकाश तथा क्लोरोफिल वर्णक ने, और क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया, और साथ में क्या निकल गई, ऊर्जा निकल गई। और ये जो अभिक्रिया हुई, इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया, प्रकाशिक अभिक्रिया नाम दिया। ठीक है, फिर देखो, फिर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है शर्करा यानी ग्लूकोज का। क्या बनाती है, शर्करा यानी ग्लूकोज का। ये क्या होती है, ये अंधेरे में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती, अंधेरे में होती है। और ये जो ऊर्जा, यहाँ जो ऊर्जा जो बनी थी, ये ऊर्जा आपकी क्या है, इसमें उपयोग में ली जाती है। ठीक है, इसमें उपयोग में ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन तोड़ता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा बनी, वो ऊर्जा क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ेगी। सबसे पहले ऐसे याद रखो कि ऊपर से क्या आ रहा है, पत्ती के, जैसे ये मेरी क्या है, ये मेरी पराग है। ठीक है, इसके अंदर क्या आया, प्रकाश आया। प्रकाश आने के बाद इनकी कोशिकाओं में गया, इनकी कोशिकाओं में जाकर क्या किया, जो जाइलम वाहिकाओं से क्या आ रहा था, जल, उस जल को तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या बनाया, ऑक्सीजन बना दी, और साथ में क्या बन गई, ऊर्जा। फिर ये ऊर्जा क्या करेगी, ये ऊर्जा जो कार्बन डाइऑक्साइड आई, यानी गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, इसको तोड़ा, इसको तोड़ने के बाद क्या बना दी, ग्लूकोज का अणु यानी शर्करा बना दी। ठीक है, शर्करा जो बनाई, इसके साथ में क्या निकल गया, आपका जल है, वो उपयोग में आ रही है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने में। और कार्बन डाइऑक्साइड से तोड़कर क्या बन रही है, आपकी शर्करा बन रही है, और शर्करा साथ में क्या निकल रही है, H2O जल निकाल रही है। तो ये अभिक्रिया जो है वो क्या है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसको बोला जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। बस आप एक बार यही याद रखो कि प्रकाशिक, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की अभिक्रियाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यानी जो सबसे पहले जो जल है वो जल टूटता है प्रकाश की उपस्थिति में तथा वर्णक की उपस्थिति में। ठीक है, फिर क्या होता है, उससे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है तथा साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, फिर ये ऊर्जा काम में आ जाती है कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए। ठीक है, और ये रिएक्शन कब होगी, अंधेरे के अंदर होगी, प्रकाश नहीं उपयोग में आएगा। ठीक है, तो ये टूटी, और ये टूटने से क्या बन गई, आपकी शर्करा बन गई। ठीक है, शर्करा बनी और साथ साथ में क्या निकल गया, जल निकल गया, अंधेरे में हुई, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया।
क्या इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात बस आपको यहाँ समझना है, बाकी मैं आपको डिटेल से यहाँ डायग्राम बना के बताऊंगी कि ये अभिक्रिया कहाँ होती है, ये कहाँ होती है। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं, हमने ये पॉइंट छोड़ा था कौन सा, कि कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए, कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। देखो कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, संश्लेषित करना, इसको तोड़ना, ठीक है, दूसरे पदार्थों में बदलना या संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, ये क्या है? शर्करा जो है ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। हाँ, ऐसे समझो कि ये कार्बनिक यौगिक है। इसको संश्लेषित यानी इनका निर्माण करने के लिए, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। देखो कैसे, यहाँ क्या प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनी थी? ऊर्जा, और ये प्रकाश की उपस्थिति में बनी है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रकाश ऊर्जा। और ये ऊर्जा किस कार्बनिक यौगिक को बनाने में, निर्माण में आ गई। ठीक है, ऐसे जो आपके हैं ये पॉइंट दे देते हैं सत्य असत्य कथन पूछने वालों में। ठीक है, ये क्या है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्यों कहलाते हैं? इनमें क्या है? कार्बन की मात्रा है। ठीक है, जो कार्बन की, जिस भी यौगिक के अंदर कार्बन पाया जाता है उसको बोला जाता है कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है वो क्या है? अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित यानी निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया तथा ये प्रकाश अभिक्रिया एक हरित लवक के अंदर यानी एक कोशिका के हरित लवक में कहाँ होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक हरित लवक की संरचना और फिर इसके अंदर देखते हैं कि कौन सी अभिक्रिया कहाँ होती है। ठीक है, देखिए ये क्या है? हरित लवक। जैसे यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ, नहीं तो ये आप कोशिका वाला मेरा चैप्टर है, वहाँ आप नोट्स के अंदर जाके देख सकते हो, जो मैंने आपको बता रखा है कि ये आपकी क्या है? कोशिका। इसके अंदर ये आपका क्या है? केंद्रक। और इसके बाद ये क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ क्या पाया जाता है? जैसे हरित लवक, हरित लवक की जिससे इस तरह से संरचना होती है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया? इस कोशिका को विच्छेदन करके इसका हरित लवक मैंने क्या किया? यहाँ बाहर निकाल लिया। ये मैंने क्या ले लिया? हरित लवक। ठीक है, अब देखो ये हरित लवक जो है, इस हरित लवक में क्या पाए जाते हैं? ये दोहरे आवरण युक्त कोशिका होते हैं। ये मैंने सब के सब वहाँ नोट्स के अंदर लिख रखे हैं, कोशिका वाले के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? आपका हरित लवक। इस हरित लवक में क्या क्या पाया जाता है तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप देखिए ये जो सिक्के समान संरचना और कैसे चक्के के रूप में जमी हुई है, एक के ऊपर एक करके क्या एक ढेर बना रही है। तो ये जैसे मैंने एक सिक्का लिया, फिर मैंने दूसरा लिया, इस एक सिक्के को क्या कहेंगे? थाइलेकोइड। क्या कहेंगे? थाइलेकोइड। ठीक है, इस तरह से इस एक सिक्के को थाइलेकोइड कहा था। इस तरह से कई सारे सिक्के मिलकर क्या बना रहे हैं? इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे? ग्रेनम। इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे? ग्रेना। ठीक है, और ग्रेना इस तरह से ये आगे फिर दूसरी ग्रेना, ये जैसे ये बना ले। ठीक है, ये दूसरी ग्रेना मिलकर क्या बनाती हैं? जैसे ये एक दूसरे से ये ग्रेना हो गई, एक ये दूसरी ग्रेना हो गई। इस तरह से कई सारी ग्रेना मिलकर क्या बना रही है? ग्रेनम। क्या बना रही है? ग्रेनम। ठीक है, ग्रेना तथा ग्रेनम और थाइलेकोइड समझ में आ गया होगा। थाइलेकोइड क्या है? जैसे एक हम क्या करें, 1 रुपये के 2 रुपये के सिक्के नहीं होते क्या? एक सिक्के को आप लो, वो एक सिक्का क्या है? आपका थाइलेकोइड। इस तरह से कई सारे 8-7 सिक्के ले लो और एक के ऊपर एक जमा दो, तो अब जो जमा हुआ सिक्के का ढेर है उसको मैं क्या कहूँगी? ग्रेना। ठीक है, एक ढेर जमाया मैंने, दूसरा ढेर जमाया, तीसरा ढेर जमाया। ठीक है, उसको मैंने धागे से बांधती चली गई। ठीक है, तो इस सभी सारे के सारे धागे से बंधा हुआ जो ग्रेनम का ढेर है, सभी ढेर क्या कहलाते हैं? ग्रेनम। ये क्या है? बहुवचन है ग्रेना का, ग्रेना। ठीक है, अब देखो ये जुड़ी हुई जो है इसको बोला जाता है पीठिका पटलिका। पीठिका पटलिका। ठीक है, और अब देखो कि इसके अंदर जो क्या है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स भाग पाया जाता है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। ठीक है, क्या इतनी इस हरित लवक की संरचना समझ में आई? ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ होती है? कि ये जो थाइलेकोइड है
इस थाइलेकोइड के अंदर क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। कौन से, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, इस थाइलेकोइड के अंदर पाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि आपकी जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, ये कौन सी थी, प्रकाशिक अभिक्रिया, जिससे क्या बन रहा था कि जल टूटकर क्या बना रही थी, ऑक्सीजन बना रही, इसको क्या नाम दिया हमने, प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, एक तो आपका क्या पाया है, प्रकाश आता है यहाँ, और दूसरा इसके अंदर क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। तो वर्णक हमने देखा कि हरित लवक के अंदर कहाँ पाया जाता है, इस थाइलेकोइड के अंदर। थाइलेकोइड की झिल्ली पर क्या पाया जाता है, वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो मेरे को बताओ कि प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ होगी, कहाँ होगी, आपकी थाइलेकोइड के अंदर। तो याद रखना कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो कहाँ होती है, थाइलेकोइड के अंदर क्या होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश यहाँ आता है तथा प्रकाश और ये वर्णक मिलकर क्या है, जल के अणुओं को तोड़ते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और साथ में ऊर्जा बनती है। ठीक है, फिर देखो, फिर हमने क्या देखा कि इसका स्ट्रोमा भाग, इसका जो स्ट्रोमा भाग है, देखो थाइलेकोइड में ही प्रकाश पाया जा रहा है, बाकी प्रकाश नहीं आया। प्रकाश के अणु होते हैं फोटोन के रूप में, ये इनको लेते हैं। तो यहाँ जो अंधेरा है, स्ट्रोमा क्या है, अंधेरा है, अंधेरा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या होगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या होगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या हो गई, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब पूछे कि अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, तो याद बताना कि स्ट्रोमा, हरित लवक के स्ट्रोमा में क्या पाई जाती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। यानी कि यहाँ से जो ऊर्जा का अणु बना, वो ऊर्जा का अणु इस स्ट्रोमा में आ जाएगा, और इस स्ट्रोमा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड पर ये ऊर्जा क्या कर देगी, अभिक्रिया कर देगी और इसको तोड़ देगी। तोड़ने पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ ये आपका कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक, कौन, शर्करा, और इसके साथ में क्या निकल जाएगा, प्लस में जल का अणु भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। बस पूछते यहीं से हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती हैं, तो याद रखना थाइलेकोइड, थाइलेकोइड, ग्रेना, ग्रेनम कुछ भी दे सकते हैं। तो याद रखना ये सभी क्या है, यानी थाइलेकोइड एक सिक्का, और सिक्के के चट्टे को यदि जमाएं तो वो क्या कहलाता है, ग्रेना। ग्रेना और कई सारे ग्रेना मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्रेनम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया तथा इसके अंदर किस तरह से होते हैं ये। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में उपस्थित वर्णक। अब मैंने क्या कहा, हरित लवक वर्णक। ठीक है, लेकिन अकेला हरित लवक वर्णक नहीं होता, उसके साथ साथ में अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। तो वो हम देखते हैं कितने प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो देखिए ये क्या है, क्लोरोफिल ए वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल बी वर्णक पाया जाता है, जेंथोफिल और कैरोटेनोइड। ठीक है, इतने वर्णक पाए जाते हैं। और मैंने क्या कहा कि वर्णक कहाँ पाए जाते हैं, थाइलेकोइड की झिल्ली पर, जैसे यहाँ पाए जाते हैं। जैसे ये क्या होता है, मैंने थाइलेकोइड, इस थाइलेकोइड की झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल ए वर्णक है, ये होता है मुख्य वर्णक। ये क्या होता है, मुख्य वर्णक होता है। क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटेनोइड, इसको फिर क्या नाम देंगे, ये है आपके सहायक वर्णक। ये क्या है, सहायक वर्णक। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है कि मुख्य वर्ण कौन सा है, क्लोरोफिल ए, तथा सहायक वर्ण कौन से है, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटेनोइड। ठीक है, अब देखो ये किस तरह से थाइलेकोइड के अंदर है। तो देखो मैंने क्या किया, इस थाइलेकोइड को यहाँ से लिया और यहाँ ले आए। ये लो जी, ये आपका क्या है, थाइलेकोइड। इस थाइलेकोइड की झिल्ली पर क्या पाए जा रहे हैं, क्या पाए जा रहे हैं, आपका वर्णक। ठीक है, क्या पाए जा रहे हैं, वर्णक। तो ये जो वर्णक है, इनकी व्यवस्था कैसे होती है, तो वो मैं बता देती हूँ कि ये आपका जैसे ये क्या हो गया, क्लोरोफिल ए वर्णक, CHL क्लोरोफिल ए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसके साथ में क्या पाए जा रहे हैं, इनके सहायक वर्ण, सहायक वर्ण, यानी ये सहायता कर रहे हैं। सहायक वर्ण क्यों, क्योंकि ये इसकी क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और आपका कैरोटेनोइड। ठीक है, ये इतने वर्णक ये हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि प्रकाश आ रहा है। ठीक है, प्रकाश को कौन ग्रहण करेगा, कि ये जो इनके सहायक वर्णक है, ये प्रकाश लेकर किसको देगा, इस क्लोरोफिल ए को देगा। किसको देगा, इस क्लोरोफिल ए को देगा। और ये क्लोरोफिल आगे क्या है, आगे अन्य तत्वों को दे देगा, जिसको क्या कहेंगे,
हम प्रथम ग्राही या प्राथमिक ग्राही या प्रथम ग्राही तत्व, ठीक है, उसको क्या कर देगा, प्रकाश से ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। फिर आगे ये क्या होगा, जल के अणु को तोड़ेगा और जिससे क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और साथ में क्या निकल जाएगी, ऊर्जा निकल जाएगी। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो वर्णक मिलकर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सभी वर्णक मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रकाश तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, ये मैंने पूरा दिखाया है। देखिए ये क्या है, यहाँ ये क्लोरोफिल ए वर्णक है जो मैंने रेड कलर से दिखाया है। ये इसके साथ में क्या है, ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये सहायक वर्णक है। ये क्या करते हैं, प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को देते हैं। और फिर ये क्लोरोफिल ए क्या करेगा, इस प्रकाश को आगे पहुंचा देगा। जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ग्राही तंत्र या प्रकाश तंत्र का पूरा, हम प्रकाश तंत्र को बोला जाता है फोटो सिस्टम, PS, प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा प्रकाश तंत्र सेकंड, वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पूरा प्रकाश संश्लेषण का समझ में आया होगा और जो फ्लोएम में परिवहन कैसे होता है वो भी समझ में आया होगा। जो फ्लोएम है वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। हो सके तो कल संडे के दिन मैं आपकी साइकोलॉजी की क्लास भी लेके आऊँगी, ठीक है। तो रेडी रहिए, ओके।